चलो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क ऑफ विंड। ठीक है, वर्क ऑफ विंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क ऑफ विंड? इसका मतलब ये है कि जब भी किसी एरिया में विंड का प्रेजेंस बहुत हाई स्पीड पे होता है या कहीं पे अगर विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो उससे क्या क्या चीजें चेंज होती है, यही हमें वर्क ऑफ विंड में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम डेजर्ट एरियाज में जाते हैं, ठीक है, डेजर्ट इज अ एरिया वेयर मॉइस्चर इज वेरी लेस प्रेजेंट। ठीक है, मॉइस्चर बहुत कम होता है। मॉइस्चर बहुत कम है तो यानी कि वहां की हवा बहुत हल्की होगी। होगी कि नहीं होगी? हवा में भारीपन क्यों आता है? हवा हमारी जो होती है, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने वेटी क्यों होते हैं? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स पे, एयर की जो पार्टिकल्स हैं इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जब प्रेजेंट होते हैं तभी हमें अपने एनवायरनमेंट में मॉइस्चर फील होता है। ठीक है, और उसी मॉइस्चर की वजह से जो हमारा वेदरिंग का प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, तो जहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे वहां का एयर बहुत हल्का होगा। और एयर जब हल्का होगा तो वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होगा। होगा कि नहीं होगा? हाई मॉइस्चर ही नहीं है, वाटर की बॉडी प्रेजेंट नहीं है तो वहां क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और जो हमारा सॉइल का ड्राइनेस है या मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब सॉइल से मॉइस्चर को हम हटा देते हैं, सॉइल माइनस मॉइस्चर, ठीक है, इज इक्वल टू सैंड, तभी सैंड का फॉर्मेशन होता है। मुस्कान, सैंड का फॉर्मेशन हुआ। जब सैंड का फॉर्मेशन हुआ यानी कि जो मिट्टी थी वो हल्की हो गई। मिट्टी में वजन कैसे होता है? जब उसमें पानी प्रेजेंट होता है या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब ये सैंड प्रेजेंट हो गया, ठीक है, जब ये सैंड बन गया यानी कि हल्का हो गया, और जब हल्का हो गया तो विंड का कोई भी वेलोसिटी या विंड की कोई भी इंटेंसिटी इसको उड़ा ले जाएगी एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो जब ये सैंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? इरोजन कहेंगे। ठीक है, तो इसी को हम कई बार सैंड स्टॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, सैंड स्टॉर्म, ठीक है, रेतीला तूफान, हिंदी में कहते हैं रेतीला तूफान। ठीक है, तो जब विंड बहुत तेज होती है तो सैंड स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है, और सैंड क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, और जब दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है तो वहां का जो टेम्परेचर प्रेजेंस है उसकी वजह से ये ट्रायंगुलर फॉर्म्स में ऐसे ऐसे अरेंज हो जाता है, होता है। और इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? आ रहा है? कोई ऐसे को अभी भी समझ में ना आ रहा? सौम्या पांडे, मिश्रा, मुस्कान, और वो नया वाला चेहरा कौन था, क्या नाम है? अनुष्का, अंकिता पाल, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो विंड्स एरोड द लोअर सेक्शन, ये तो अभी हटाते हैं, अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, when the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in a low hill-like structure. These are called sand dunes. ठीक है, ये hill-like structure दिख रहा है ना? Yes, sir. ये टेम्परेचर की वजह से या फिर विंड की एकाएक रुक जाने की वजह से एक जगह पे ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स। ठीक है, विंड की वजह से कई बार क्या होता है, इन्हीं जब सैंड का इरोजन हो रहा होता है तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके भी कई सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ उड़ जाते हैं। होता है? बोलो भाई। और जब ये उड़ जाएंगे तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऐसे का तैसा रहेगा, लेकिन नीचे से ये पतला होता जाएगा। ठीक है, और जब पतला होगा, क्यों पतला होता है? क्योंकि सैंड का जो लेवल है वो ग्राउंड लेवल पे है। ठीक है, तो जब ये सैंड जाता है तो सैंड के साथ साथ इसके पार्टिकल्स भी धीरे धीरे क्या करते हैं, इसके साथ इरोड हो जाते हैं। जब इरोड होंगे तो ये एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये बात समझ में आई? तो ऊपर और बीच में का खत्म। ठीक, when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. तो क्या होता है, जब ये सैंड बहुत ज्यादा हल्का होता है और विंड की इंटेंसिटी बहुत तेज होती है, ठीक है, विंड की इंटेंसिटी को हम किस चीज में नापते हैं? किस मीटर से नापते हैं? अच्छा, गैस के प्रेशर को किस चीज से नापते हैं? बैरोमीटर से। तो विंड की जो स्पीड होगी उसको किससे नापेंगे? विंड इज ऑल्सो टाइप ऑफ, यस है विंड, यही मारेंगे चला एयर मीटर। किस चीज से नापेंगे भाई एयर की इंटेंसिटी को? एमियोमीटर।
एमीटर करंट नापने के लिए होता है भाई। क्या होता है? एरोमीटर। अरे बना लो कुछ, विंडोमीटर, एरोमीटर, कुछ भी बना लो। विंड की इंटेंसिटी नापने के लिए एक ऐसा मीटर बनाया रहता है जो ऐसे से घूमता है कॉक की तरह से, ऐसे रहता है, वो व्हील की तरह मूव करने लगता है, होता है ना? क्या कहते हैं उसको? कंपास होता है। कौन कह रहा है विंडमिल? शक्ल नहीं दिखती, तुम बोलियो। विंडमिल होता है। विंडमिल दूसरा केस है, बाद में समझ लेना कभी। क्या होता है मानसी दूसरा? खोज के आना तुम लोग कि विंड की इंटेंसिटी को कैसे नापते हैं, ठीक है? ये होमवर्क है तुम लोगों का आज का, और उसके बारे में डिटेल नोट लिख करके ले आना कि कैसे उसको नापा जाता है, कौन सी चीज को यूज करते हैं, कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, ठीक है, सैंड एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है, क्योंकि एयर की इंटेंसिटी ज्यादा है प्लस सैंड का जो वेट है वो बहुत हल्का है, ठीक है? When such sand is deposited into large areas, it is called loess. जब ये उड़ करके एक प्लेस से, ये मान लेते हैं जगह है, यहाँ से सैंड उड़ करके दूसरी जगह गया, ठीक है, और यहाँ जाकर के इसने बहुत बड़ी बड़ी फॉर्मेशंस बना ली, यही बनाएगा, जाहिर सी बात है। और जब ये बनाएगा तो और बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर ये किसी एक जगह प्रेजेंट हो गया तो इसी को हम क्या कहते हैं? अब समझ में आया? पक्का? ठीक है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना। कई बार क्या होता है कि चाइना में डेजर्टेड एरियाज बहुत कम है, ठीक है, तो वहां पे जब विंड बहुत तेज बहती है तो वो जो सैंड है वो अपनी जगह से उड़ करके दूसरी जगहों में जाके बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और उसी प्लेस को क्या कहते हैं? लोएस। आ गया समझ में सबको? वर्क ऑफ विंड, बड़ा हवा बनाया हुआ है लोएस को, वर्क ऑफ विंड, लोएस। अब समझ में आया अभिषेक मिश्रा कि सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? yes. कोई और है जिसको परेशानी है? बोलो भाई, कोई परेशानी किसी को? अगर आपको मीटर के बारे में पता हो तो आप बता सकते। नहीं, हमने ये आप लोगों को होमवर्क दिया है, ये बताइए, क्योंकि ये आप लोगों के लेवल पे ये सबको पता होना चाहिए। ये कल सोच के आइएगा, तब मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा कि क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है? और क्या था भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा था? चौथा वाला, बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। यस सर। चौथा, बिल्डिंग्स, मानसी तुमको भी समझ में नहीं आया ये? सर आया है। संगत अच्छी है तो गूगल ने किया ना, बहुत तेज है सर। ये वाला हमको क्रॉसवर्ड पजल्स में कुछ नहीं आया। अभी देख लीजिए। बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। यहाँ पे मानते हैं कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये है 50 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक? अभी किसी ने सुना है कि नहीं सुना है? बीजिंग के पास चाइना में 7 पॉइंट समथिंग का रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया था, सुना है? वहाँ पे चाइना की सबसे फेमस बिल्डिंग थी मैनचेस्टर बिल्डिंग, गिर गई और उसमें 600 लोग मर गए, ठीक है, और वो 108 माले की बिल्डिंग थी। 108 माला मतलब पता है ना? 108 मंजिल, ठीक है। ये 50 माले की बिल्डिंग है अपनी, यहाँ नीचे से इसकी पाइलिंग प्रॉपर नहीं की गई है, देखो वैसे ही ऐसी टेढ़ा खड़ा है, ठीक है, तो इसकी पाइलिंग जो है वो ज्यादा अच्छे से नहीं की गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये मत समझ लेना यही प्रेजेंट होता है, ये थोड़ी गहराई है, ठीक है। यहाँ हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा, ठीक है। प्रेशर जब बहुत ज्यादा पड़ेगा तो ये तो वैसे ही टेढ़ा दिख रहा है, पाइलिंग ठीक से हुई नहीं है, ठीक है। तो जब ये पाइलिंग का मतलब क्या होता है? जो घर जब बनता है तो जमीन के अंदर करीब 10 फीट या 15 फीट तक खोद करके लोहे के सरिया डाला जाता है उसके अंदर, ठीक है, ताकि जो घर की मजबूती है वो अर्थ से जुड़ी रहे, ठीक है। तो घर को नीचे की तरफ इस जमीन से, अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब बस यही होता है कि जब भी अर्थक्वेक आएगा हमारी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, जब ये प्रॉपर पाइलिंग नहीं हुई है, प्रॉपरली ग्राउंड के अंदर नहीं पहुंचा है, दोनों का लेवल अलग अलग है, ठीक है। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगी, अगर यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो अगर जरा सा भी ज्यादा वाइब्रेशन हुआ जो ये सह नहीं पाया तो ये बिल्डिंग क्या करेगी? गिर जाएगी। यस सर। बस यही होता है रीजन,
when the, इसमें आप लिख सकते हैं कि when the structure of the building is non-uniform मतलब किसको किसको नहीं पता है? नॉन यूनिफॉर्म नहीं पता है? अगर उसका लेवल बराबर नहीं है, अरे ये बताओ, एक घर बन रहा है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये घर बनता है, घर बन रहा है, इसकी छत हम यहाँ तक निकाल लें और इसके पास कोई सपोर्ट ही ना हो तो क्या होगा? गिर जाएगा ये? बोलो यस सर। मुस्कान, कहाँ ध्यान है? यहाँ देखो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है कि एक जगह पे प्रॉपरली प्रेजेंस ना हो। जैसे कि ये देखो, ये है, इसके पास कोई सपोर्ट दिख रहा है तुम्हें? बस एक यही सपोर्ट दिख रहा है ना, ये ऐसे करके निकला हुआ है, यानी कि इसके पास भी सपोर्ट नहीं है, बस एक मीडियल वाला, ये मिडिल वाला सपोर्ट है। और कोई आएगा तो ये सारी चीजें गिर नहीं जाएंगी, ठीक है? तो भगवान से थोड़ा सा दिमाग मांग लेना इस बार, ठीक है। बिल्डिंग इज नॉन यूनिफॉर्म एंड the building materials is not properly used, then when the earthquake strikes, at high intensity, then the buildings collapse. At high intensity, it collapses. किसको किसको ये वैलिड रीजन लगता है? यस सर। किसको किसको लगता है कि ये सही रीजन है? यही होता है ना, कुछ और भी हो सकता है? क्यों मानसी मिश्रा? सौम्या पांडे, दिव्या, सौम्या मिश्रा, आस्था साहनी, ये इधर अभिषेक मिश्रा, दिव्यांश, कोई और रीजन हो सकता है इसके लिए? सर अगर आप मुद्दे की बात करें तो उसको अलग तरह से देखा जा सकता है। अर्थक्वेक तो एक हो गया हमारा कि प्रॉपर बना नहीं है, इस वजह से एक अर्थक्वेक आया बिल्डिंग के लिए। दूसरा और क्या रीजन हो सकता है? सर वो बहुत पुराना हो। पुराना हो। बस यही तो चाह रहे थे। गुड, इसी तरह पढ़ो, दिमाग क्यों? लगाओ। अगर सर नया बना हो, प्रॉपर तरीके से नहीं बना तो नहीं कर सकता है। बता ही दिए ना। ये तो हम बता दिए ना। एक दूसरा तरीका मैंने पूछा, प्रॉपरली बना था लेकिन 200 साल पहले बना था। तो 200 साल पहले बना था तो आप आज की डेट में और जो हम एग्जांपल दे रहा है वो मेरा बताया हुआ है, वो तुम मेरा कॉपी कर रही है। सर क्या? इसको हम पहले कुछ नहीं किया ऐसा। तो ये अगर पुराना बना हो, ठीक है, तो इसकी जो नींव होती है, कहते हैं ना घर के नीचे नींव पड़ती है, तो यही नींव ही होती है। ये जब नींव कमजोर हो जाएगी किसी भी बिल्डिंग की तो वो बहुत ही आसानी से गिर जाएगी। सर आप 2 साल ठीक है, कोई भी बिल्डिंग आज की डेट में जो बनती है वो प्रॉपर बिल्डिंग मटेरियल नहीं होता। हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं है कि प्रॉपरली बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, आज की डेट का मटेरियल भी उसी टाइप का है जिस टाइप की बिल्डिंग्स आजकल बनती है। उसमें भी चोरी होती है और चोरी की वजह से इसकी प्रॉपर बनती नहीं है, गिर जाती है। नेपाल का जो धरारा स्क्वायर था जो 2015 धरारा स्क्वायर एक मंदिर का नाम है सर वहाँ के नेपाल के। हाँ, तो जब नेपाल में भूकंप आया था तो काठमांडू उसका एपिसेंटर था। ठीक है, तो जब वहां से आया तो सबसे पहले वही गिरा। क्यों? क्योंकि वो 500 साल पुराना मंदिर था। ठीक है, उस टाइम की जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सारी उस काठमांडू की गिर गई। ठीक है, तो क्यों गिर गई? क्योंकि उनकी नींव कमजोर पड़ गई। मजबूत तो थी लेकिन बहुत साल पहले मजबूत थी। 5 लाख साल ये एट हाई इंटेंसिटी इट कोलैप्सेस। सर ये बता दीजिए। क्रॉसवर्ड पजल सर आधा हमें भी कर याद नहीं। हो गया? लिख लिया सबने? नो सर इतना मतलब सर बहुत अच्छा नहीं लगता है। मत हंसो, रो गए। सर रोने के लिए भी नहीं कह रहे हैं।
So we are going to start a new chapter in civics, and the name of that chapter is Women change the world. Women Change the World. ठीक है, Women Change the World. ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है ना? हाँ, बताइए, हाउ कैन अ वुमन चेंज द वर्ल्ड? मिश्रा, सर पहले जो women टॉक इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, जस्ट ट्राई। ओके, ठीक है, बताओ, दांत दिखाने की जरूरत नहीं। सर जो पहले वुमेन्स होती थी सर उन्हें एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं दी जा रही थी। फर्स्ट पॉइंट इज द गर्ल्स और द वुमेन्स ऑफ आवर कंट्री इज एजुकेटेड। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रुक जाओ, सर बता दो। रुक जाइए ना। सबसे पहली चीज क्या है? एजुकेटेड वुमेन्स। बताइए आगे। सर आजकल सारी और जो भी वुमेन्स हैं, जो भी गर्ल्स हैं, वो एजुकेट हो रही है, हर फील्ड में आगे हो रही है। अपॉर्चुनिटीज। और बताइए सौम्या मिश्रा। सर उनके साथ कोई सब भेदभाव नहीं किया जा रहा है और डिस्क्रिमिनेशन। और बताइए, बस भूल गई? बता रास्ता। दिस इज नॉट अ जोक दैट यू आर लाफिंग, यू ऑल्सो। What are the reasons by which we can say that women can change a world? You are the women, and that is why I am asking from you. सर क्या कहते हैं कि अब जो भी वुमेन्स हैं वो जो भी Women है कि women है? Women's. सर जो भी है वो अपनी हर काम को करना चाहती हैं, जो भी उनको अच्छा लगता है, जो भी वो करना So चाहती हैं। opportunities or discrimination education. कोई है जो इससे डिफरेंट बता सकता है? सर इतना तो हो गया, लेकिन अब बात आती है मेंस के एक्सेप्ट करने की। अब ये सब मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग Nowadays families are also supporting women. ठीक है, ये चौथा चीज जो दिव्या ने बताया वो ये है सपोर्ट। तन्नू शर्मा, फ्रीडम सपोर्ट में है। बैठो, तुम दोनों बैठो। हाँ, तो आप बताइए, को नहीं पता कि वुमेन कैसे एक दुनिया को बदल सकती है? मैं एक मैन हूँ, मैं एक आदमी हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरी वजह से, मेरे पर्सपेक्टिव से मैं इस वर्ल्ड को कैसे चेंज कर सकता हूँ, क्लासिफाई कर सकता हूँ। मैं आपके भी नजरिए से बता सकता हूँ। बताइए। सर वुमेन्स आर क्लियर थिंकर्स एंड दे हैव हाई फोकस लेवल। ये तो सब इसी में है। क्लासिफिकेशन यही हो गई ना। आस्था, कुछ और बताइए जो इन 4 पॉइंट से अलग हो। बताओ। सर यहाँ अब बात आती है सर रिस्पेक्ट की। अगर वुमेन्स बाहर भी काम करती हैं और सपोर्ट। हाँ, ठीक है। सर सपोर्ट। अच्छा, एक बात बताओ, मेरी फैमिली में कोई गर्ल है, ठीक है, मैंने उसको अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो मेरा उसके प्रति सपोर्ट ही तो है। तो सर मैं उसके काम रिस्पेक्ट कहाँ है? रिस्पेक्ट और सपोर्ट आर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इन द सेंस ऑफ वुमेन्स। ठीक है, ये सिनोनिम इसलिए है कि इफ यू आर सपोर्टिंग समवन देन इट इज वेरी ऑब्वियस दैट यू आर आल्सो रिस्पेक्टिंग हिम और हर। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग अ चांस टू कम हियर एंड स्टडी, देन इट्स योर फैमिलीज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू दैट यू आर गेनिंग द नॉलेज इन योर स्कूल। तो सर ऐसा भी हो सकता है ना, अगर मतलब आप अपनी बहन को अमेरिका भेज रहे हैं तो वो उसका सपोर्टिंग और रिस्पेक्ट भी हुआ। अगर जो लड़कियां एजुकेटेड नहीं और जो घर में काम कर रहे हैं वो तो फिर चेंजिंग का इसमें टॉपिक ही नहीं आएगा ना। अगर एजुकेटेड नहीं है तो फिर उसके पास कोई और चीज है क्या जिससे वो चेंज कर सकती है? द मेन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एजुकेशन, इजंट इट? यस सर। सेट अप। बताइए कुछ पांचवा तरीका। सर जॉब हो सकता है, जॉब
वो अपॉर्चुनिटी, डिस्क्रिमिनेशन, सपोर्ट, एजुकेटेड, इसमें नहीं आ रहा। सर जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं नहीं ये सब कर सकती। अपॉर्चुनिटी हो गई, सपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है, बताइए। सर फ्रीडम। सपोर्ट में वही है, फ्रीडम में। बताओ मानसी, तुमसे उम्मीद है तुम बता सकती हो। बताओ वुमेन्स कैसे इस वर्ल्ड को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है, एक डिफरेंट नजरिया दे सकती है। बताइए कैसे वो चेंज कर सकती है। वुमेन्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको कहते हैं हम क्रिएटिविटी होती है ना। कोई ऐसा है जिसको यहाँ पे ड्राइंग नहीं आती है? कोई ऐसा है जिसको यहाँ पे एक डिफरेंट चीज करने नहीं आती है? कोई ऐसा है जिसके माइंड में स्पेशल थिंकिंग एबिलिटी नहीं है? है सर? है? तो सबके दिमाग में क्या होता है? क्रिएटिविटी, ठीक है, जो कि मेंस की तुलना में वुमेन्स में ज्यादा होती है या गर्ल्स में ज्यादा होती है, ठीक है। व्हाई? इट इज जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग अ स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अ स्पेशल टॉपिक, ठीक है, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई वुमेन्स आर एबल टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। एंड इफ वी आर letting them get educated, if we are giving them equal opportunities, and if we are not discriminating them, giving them full support, then their creativity will definitely increase, and they are having the equal chance, equal opportunity, equal progress to change the world, isn't it? Yes, sir. They can change the world or not? Yes, sir. होता है ऐसा? Yes, sir. अगर किसी लड़की को या किसी वुमेन को प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, प्रॉपर उसको डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके साथ, ठीक है, उसके साथ उसके घर वाले प्रॉपर बिहेव करें, ठीक है, और उसको सपोर्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सपोर्ट करना। उसके बाद आती है क्रिएटिविटी, ठीक है। तो जब ये 3-4 चीजें होंगी तो ये चौथी चीजें अपने आप इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज इट इज द वुमेन that has given the very important responsibility of this world। मतलब कि वुमेन्स को बहुत ज्यादा एक important responsibility इस अर्थ की, इस वर्ल्ड की दी गई है। वो क्या है? सर मेरा क्वेश्चन है। पहले जो मैंने पूछा उसको बताओ। सर आपका क्वेश्चन क्या है? वुमेन्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस अर्थ पे, वो क्या होती है? सर हाउस है किसी के पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू? हर चीज को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करती है, ठीक है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वुमेन के पास, दैट शी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? बताओ। सर जो भी होता है उसकी वो रिस्पांसिबिलिटी। नहीं, उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको जन्म देती है कि नहीं है? They are having the responsibility of giving birth to the new generation, ठीक है, and if she is having a responsibility of giving birth to new generation, then she can also mold them into a different shape। molding का मतलब पता है? molding का मतलब किसी एक different shape में किसी को ढाल देना। हमारा पॉटर जो होता है वो क्या करता है? वो किसी एक बर्तन को एक शेप में ढाल देता है, ठीक है। अगर उसको घड़ा बनाना है तो वो क्या करेगा? उसको वैसा शेप दे करके एक घड़ा बना देगा, ठीक है। तो नई जनरेशन जो आ रही है, जो जिसको बर्थ देती है, जिसको जन्म देती है, ठीक है, उसी के हाथ में होता है कि वो उसको किस तरह का ढालेगी या वो उसको किस तरह से मोल्ड करेगी, ठीक है। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई इट इज सेड दैट these women are having the responsibility of changing the world, ठीक है। So in the previous chapter we saw how women's work in home is not recognized as work। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे वुमेन्स के काम को इक्वल रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। If the same woman is working in house for 20 hours, 24 hours, and if a man is working outside for just 8 hours, then the value of work of men is more than women, ठीक है। अगर कोई वुमेन है, अगर कोई लड़की घर में काम कर रही है
ठीक है, तो उसके काम को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, बिकॉज पीपल थिंक दैट दीज वर्क्स आर फॉर देयर नेचुरल यूजेस। ठीक है, वो चीजें उनके लिए नेचुरल है कि नहीं है? लोग लड़कियों के बारे में यही सोचते हैं ना, भाई लड़कियां ही हो ना तुम लोग, तो तुम लोगों को इतना नहीं पता है क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही है फिर? होता है ना? लोगों का सोचना क्या होता है, पीपल थिंक दैट ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स आर ओनली फॉर वुमेन। ठीक है, एंड इफ द वुमन इज नॉट डूइंग सो देन ही और शी देन शी इज नॉट accompanying his responsibility। ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से नहीं निभा रहे हैं। लोग यही सोचते हैं ना, बोलो। और जब ये सोचते हैं, इसीलिए उनको प्रॉपर वैल्यू नहीं दी जाती है। क्या मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो क्या मेरे घर पे जो वुमेन्स काम कर रही हैं, मेरी मम्मी या फिर मेरी सिस्टर, ठीक है, तो क्या उनके काम को हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकते हैं? जैसे कि हमने पिछली बार चैप्टर में पढ़ा था कि इफ दे आर कुकिंग इन किचन फॉर कंटिन्यूअसली 2 to 3 hours देन इट रिक्वायर्स अ वेरी गुड फिजिकल एबिलिटी। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा फिजिकल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है कोई भी घर में काम करने में। ठीक है, गर्मी के सामने 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़े रहना इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरीवन। इफ वी आर गोइंग इनटू द किचन देन वी कांट सर्वाइव फॉर 5 minutes। ठीक है, अगर मैं जाता हूं तो मैं 5 से 10 मिनट्स के लिए भी सर्वाइव किचन में नहीं कर पाता हूं, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट फिजिकल एबिलिटी लाइक वुमेन्स आर हैविंग। ठीक है, एंड दिस इज व्हाई वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट द वर्क दैट अ वुमन इज डूइंग। जो भी काम एक वुमेन कर रही है या फिर कोई एक औरत कर रही है हमारे घर में, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, इफ शी इज नॉट गेटिंग दैट रिस्पेक्ट, दैट सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली, देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर आवर सोसाइटी। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी की छोटी सोच है कि उनको प्रॉपरली रिस्पेक्ट और सपोर्ट नहीं मिलता है। क्या हुआ सौम्या, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमने समोआ के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो समोआ में क्या सिचुएशन थी, बताओ। समोआ के बारे में सौम्या मिश्रा बताइए। सर समोआ आइसलैंड था, वहां पे फिर आइसलैंड सर आइसलैंड समोआ आइलैंड था, उसमें जो भी क्या जो समोन आइलैंड था, उसमें क्या होता था कि जो भी लड़की होती थी, जो भी उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था, उनको एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी सिखाई जाती थी फिशिंग की, और फिर मतलब हाउस होल्ड्स पढ़ी तो भी नहीं, स्कूल तो भी नहीं आ रही थी। घर की रिस्पांसिबिलिटी थी, और उसको जो भी उसके छोटे भाई बहन रहते थे उसको देखभाल करना रहता था। एग्जैक्ट। ठीक है, समोआ में क्या सिचुएशन थी, दिव्या बताओ। सर समूह में सर वहाँ पे जैसे कि बॉयज को 9 इयर्स के एज में वर्क करने के लिए बाहर भेज दिया जाता था, वो भी जेंट्स के साथ, और जो गर्ल्स थी वो 13 इयर्स के बाद उनके साथ फिशिंग करने जाती थी। और जो मतलब कम एज की जो लड़कियां थी वो घर पे काम करती थी, और मतलब बस अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती थी। अपने छोटे भाई ठीक है, बहनों का ख्याल। उसके बाद क्या होता था, जब लड़कियां 13 इयर्स की एज में हो जाती थी, बैठो, 13 इयर्स की हो जाती थी, तो उनको बिल्कुल क्या होता था कि अपने मेंस के साथ वो बाहर काम सीखने के लिए जाया करती थी। इन समोआ में किस टाइम पीरियड पे ये काम होता था? 1920। ठीक है, यानी कि इनको भी इनके साथ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था कि नहीं होता? सर होता था ना, लड़कों को 9 इयर्स में और इनको 13 इयर्स में। व्हाई? This is a side of discrimination that should not happen in our society at any aspect. ठीक है, क्यों इनको 13 ईयर, क्यों इनको 9 ईयर? Because they thought that men were very superior, men can only drive the house. ठीक है, अगर घर चलाना है तो घर चलाने के लिए मेंस ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, लड़कियां रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इसीलिए इनको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये केवल हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या घर की जिम्मेदारियों को उठाती थी। आई बात समझ में? ठीक है, सो दिस इज अ साइट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट? समोआ। ठीक है, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट 1960 एमपी। एमपी में क्या हुआ था? सर वहाँ पे देखो मैंने सही किया, सौम्या तुम भी हो, ये रुक जाओ, उसके बाद बता देना। सर वहाँ के जो गर्ल्स और बॉयज हैं
सर उनका वहां पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, क्या था? जेंडरिक स्कूल। सर वहाँ पे अलग अलग स्कूल थे, जैसे बॉयज एक स्कूल में पढ़ेंगे और गर्ल्स एक स्कूल में। तो सर जो बॉयज का स्कूल था वो फील्ड उन लोगों का खुला था, वो लोग फ्रीडम के साथ They were having the freedom of getting the connection from outsiders as well as insiders. But when we talk about the generic school of girls, then they were not allowed to freedom go outside. They were not allowed to that much freedom that the boys were getting. ठीक है? उनके स्कूल में क्या था? एक मिनट। सर उनके स्कूल में कोर्टयार्ड था। क्या था? कोर्टयार्ड। ठीक है? Which was surrounded from all side by schools. होता था? बाउंड्रीज नहीं, स्कूल ही था भाई। ये हमारा कोर्टयार्ड था, इसके चारों ओर स्कूल था। ठीक है? पेंटागन बन गया। हाँ बताओ। सर जो मध्य प्रदेश में 1960 में जो स्कूल्स होते थे उसमें क्या होता था? जब भी हर मतलब क्लास 6 से जो बॉयज के सेपरेट स्कूल्स होते थे और गर्ल्स की सेपरेट स्कूल्स होती थी। तो सर जो बॉयज के स्कूल्स होते थे उसमें कोई कोर्टयार्ड्स नहीं बने रहते थे, वो एक ओपन फील्ड था जिसमें वो मतलब कुछ भी कर सकते थे, उन्हें आउटसाइड जाने की फ्रीडम रहती थी। लेकिन ऐसा गर्ल्स में नहीं होता था। गर्ल्स में जब भी वो स्ट्रीट पे जाती थी तो वो उनका एक सिंपल सा रास्ता था कि वो उस स्कूल से वो अपने घर तक जाएंगे, वो एक सिंपल स्ट्रीट था। लेकिन वहाँ पे जो बॉयज होते थे वो कुछ भी कर सकते थे। ठीक है? यही था ना एमपी में 1960s में। ठीक है? तो यही है हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन। बैठो। ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द जेंडर। ठीक है? व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन जेंडर? कैन एनीवन टेल मी हियर? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अंकिता पाल। What is the meaning of discrimination in Hindi? Everyone. भेदभाव. The meaning of discrimination in Hindi is भेदभाव. And what is the meaning of gender? लिंग. ठीक है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ा है ना? Yes sir. तो ये दो जो लिंग होते हैं इनके अंदर जब भेदभाव होता है तो क्या कहलाता है वो? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर होता है। Yes sir. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इशू इससे इन्वॉल्व है, इसको हम कहते हैं ये फीमेल फोर्टिसाइड। पता है किसी को इसके बारे में? Yes. बताओ। सर अगर नो सर हमको पता है। बताओ सर बैठो अंकिता सुनो ध्यान से। सर अगर कोई वुमेन बैठ जाओ। सर वो किसी चाइल्ड को बर्थ देने वाली है, सर अगर वो गर्ल होगी तो सर उसको वहीं पे मार दिया जाएगा। यस है कि नहीं है? यस If any woman is going to give birth to a girl child, then it is killed. ठीक है? जब भी कोई माँ अपने गर्भ में एक लड़की को पाल रही होती है तो उसको हम पहले टेस्ट कराते हैं और टेस्ट कराने के बाद उसको यहीं पे मार दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? फीमेल फोर्टिसाइड। बैठो। ठीक है? तो ये फीमेल फोर्टिसाइड का स्टार्टिंग कैसे हुआ? लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे। They thought that boys were very important for our society because boys are the only one who can increase the population of this country. ठीक है? पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री का मतलब ये है कि लोग ये सोचते थे ना कि हमारे घर में एक लड़का नहीं होगा तो फिर हमारे घर को चलाएगा कौन? ठीक है? बट नाउअडेज पीपल का माइंडसेट चेंज हुआ है। ठीक है? दे आर आल्सो सपोर्टिंग द गर्ल्स एज वेल एज द वुमेन ऑफ आवर कंट्री so that they can get the equal opportunity and fly as long as in the sky. ठीक है? वो कितनी भी ऊपर चाहे उड़ सकती हैं। ठीक है? तो ये क्या है? The changing of mindset of the people from that level to that level. ठीक है? लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कियां और लड़कियों के बीच में भेदभाव करते हैं कि नहीं करते? यस जैसे किसी घर में होता है। सर हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरे घर में बिल्कुल नहीं है। ठीक है? So we also read how doing household work and taking care of family members is full-time job and there is no specific hours at which it begins or ends. In this chapter, we will look at the work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. तो मैंने क्या बताया था कि वर्क के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। लोग ये सोचते हैं
कि बाहर जाके काम करना, बाहर जाके पढ़ना केवल लड़कों का काम होता है, ठीक है। बट व्हेन वी सी इन टुडेज एनवायरनमेंट, देन वी सी मेंस along with the women's both are having the equal right so that they can work outside the home, ठीक है। घर के बाहर निकल के काम करने की आजादी अब मेंस और वुमेन्स दोनों को मिली हुई है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. शुभम का सावधान आ रहा है? पर सर सब जगह नहीं आती। सब जगह नहीं है आज भी, क्या है हमको बताओ, क्या बातचीत है? We will also learn about the women's struggle for equality. Getting an education was and still is one way in which new opportunities are created for women. This chapter will also briefly trace the different types of effort made by women's movement to challenge the discrimination in more recent years. ठीक है, समझ में आया ये लाइन? ये लाइन का मतलब ये कि इस चैप्टर में हमें ये समझना है कि कौन सी ऐसी लीडर्स थी जिन्होंने वुमेन्स के वेलफेयर के लिए वर्क किया है। एग्जांपल, मदर टेरेसा तो गरीबों के लिए काम करती थी, वो तो बीमारों के लिए काम करती थी। मदर टेरेसा एक एग्जांपल हो सकती है किसी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। कल्पना चावला इज ऑल्सो अ एग्जांपल, शी इज नॉट अ लीडर फॉर वुमेन्स वेलफेयर। किसी ने इनका नाम सुना है? ज्योति भट्टाचार्य, ज्योतिबा फूले, मणिकर्णिका और रानी लक्ष्मीबाई, सुना है? क्या किया था इन्होंने? सर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, बस ये सुने। उस टाइम पे वहां पे जो विडोज हुआ करती थी उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था भाई? उनके सर के बालों को काट करके उनको एक डिफरेंट दुनिया में भेज दिया जाता था, ठीक है। डिफरेंट दुनिया का ये मतलब नहीं कि अर्थ से बाहर भेज दिया, अर्थ के बाहर नहीं, उनके लिए एक डिफरेंट लाइफ पहले से ही बना दी गई थी, ठीक है, कि उनको बाकी सोसाइटी में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, उनके लिए और कोई किसी से मिलना वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये सारी चीजें बनाई गई थी उनके लिए। बट रानी लक्ष्मीबाई वाज आल्सो अ विडो, बट शी वाज आल्सो अ वॉरियर। शी सर्व्ड झांसी एज अ क्वीन, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं कि भारत की पहली रानी कौन थी? रजिया सुल्तान, यही जानते हैं ना हम लोग। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हिंदू कल्चर की बात करेंगे तो किसका नाम सबसे पहले आएगा? रानी लक्ष्मीबाई। शी वाज एन एग्जांपल फॉर ऑल द वुमेन्स हु वर डिस्क्रिमिनेटेड एट दैट टाइम। उस टाइम पे जितनी भी वुमेन्स थी उनके लिए ये बहुत बड़ा एग्जांपल हुआ करती थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जितनी भी वुमेन्स थी, जितने भी मेन आर्मी थी उनके राज्य में, झांसी में, ठीक है, सिमिलर अमाउंट में उन्होंने वुमेन आर्मी भी बनाई थी, ठीक है, और उनको सिंपल वे में ट्रेन किया था। जैसा कि एक मैन को शिक्षा मिली थी शस्त्र चलाने की या लड़ने की, वैसे ही शिक्षा एक औरत को भी, एक महिला को भी मिली थी, ठीक है। सो शी वाज एन एग्जांपल एज वेल एज शी वाज अ लीडर फॉर फाइटिंग फॉर विडोज एज वेल एज वुमेन्स। आई बात समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सोशल इशू है भाई, वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन, ये एक सिविल इशू, सोशल इशू है, ठीक है। और ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये था फीमेल फोर्टिसाइड जो जन्म के टाइम पे होता है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक ये था सती प्रथा, था कि नहीं था? सती प्रथा क्या होता था इसमें, बताओ अभिषेक। नहीं सुने हो? इंडियन हो कि पाकिस्तानी हो? पाकिस्तानी हो? मोहम्मद अभिषेक बताओ। सर उसमें क्या होता था ना कि जो भी औरतें थी उनके अगर हस्बैंड्स मर जाते थे तो जिन चिता में उनको जलाया जाता था उसी आग में उनको जिंदा जला दिया जाता था। होता था? Yes, Who was the leader who worked for abolition of this? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। He was the leader who worked for the stoppage of सती प्रथा in India, ठीक है। ये सारे सोशल इश्यूज ये बताती है कि कैसे हमारे समाज में लड़कियों को दबाया गया है शुरू से, ठीक है, और कैसे आगे चल के उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया कि कैसे हमें भी अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए तो हम भी ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? ये चैप्टर की शुरुआत ऐसे ही है, एंडिंग भी शायद ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग कल से बुक लेकर के आइएगा, होमवर्क का डिस्कशन हम कर लेते हैं। क्या
क्या बेटे वाले सर मीटर कौन सा मीटर जो होता है यूजेस होता है उसको पता होगा करना करके लेना ना, प्रेजेंटेशन होगा तो क्या चेक नहीं होगा क्या? होमवर्क सर पता चला प्रेजेंटेशन है कल और हम लोग संडे को होमवर्क में भिड़े रहे। जो मंडे को गायब हुआ है इसमें से ना, उसके घर सीधा फोन जाएगा मेरा, ध्यान रखना। सर मेरा कोई भरोसा नहीं है। गायब नहीं होना है, ठीक है? आप लोगों को टॉपिक मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी आप आज पहले दिन आई हैं। आपको मिला है टॉपिक? आपको? तो आप लोग मंडे को इतना स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, 6 और 4 10 16, क्या? ठीक है? इतनी सारी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, ठीक है? होमवर्क हमारा ये है, फाइंड आउट द social issues related to gender discrimination, ठीक है? इसको सब कुछ पता करना है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है?